हेलो नमस्कार दोस्तों। यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 11, 12, 15 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेटों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABCB सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में क्यूज भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो आप वहां से ज्वाइन होकर उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस बार बिहार दरोगा का जो वर्दी देख रहे हैं डबल स्टार, ये लेकर आना है। चाहे इसके लिए कितना भी मेहनत क्यों ना पर मत करना पड़ जाए, चाहे दिन रात एक क्यों ना करना पड़ जाए, लेकर आना है तो लेकर आना है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपसे तो और कुछ हम बोल ना रहे हैं, केवल एक लाइक हम बोल रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक दिल से जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ चलते हम लोग सेट नंबर 10 की ओर। सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? एसी करंट को डायनमो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डायनमो डीसी करंट जनरेटर और एसी करंट जनरेटर दोनों के बीच के रूप में कार्य करता है। यह जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यह ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने तथा विभिन्न प्रकार के वोल्टेज को आउटपुट बदलने में सक्षम होता है। बताइएगा दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र ZnO होता है। यह एक सफेद रंग का पाउडर होता है जो पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, रबर, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, कांच, ये सभी को बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर कैरोमल की बात करते हैं दोस्तों, तो कैरोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है दोस्तों Hg2Cl2। अगर जिंक क्लोराइड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग धातु विज्ञान में, वस्त्र उद्योग में, लकड़ी के संरक्षण में उपयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या में आनुवांशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। अपवाह का सिद्धांत, अपवाह जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ थ्योरी, ये सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिस्टेक कर गए। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन है दोस्तों? एक तो हो जाएगा एडेनिन, दूसरा हो जाएगा थायमिन, तीसरा हो जाएगा साइटोसिन और चौथा क्या हो जाएगा? गुआनिन। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडेनिन और थायमिन हमेशा साथ रहता है। ठीक है, और साइटोसिन और गुआनिन ये दोनों भी हमेशा साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? किस प्रकार का होगा? टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीआरएनए। राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो राइबोसोम की खोज जी पलाडे ने 1955 में किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फलीदार पौधे में जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दोस्तों, जो आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है।
यह पौधे के जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और पौधे की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता को सुधार लाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य फल की बात करते हैं दोस्तों, तो ऐसा फल है जो किसी फूल से नहीं बल्कि जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप लेते हैं दोस्तों, तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, सेब हो जाएगा और अंजीर। ठीक है, यह जो है किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के किसी अन्य भाग से बनता है। अगर सत्य फल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण फूल के अंडाशय से होता है। इसके अंतर्गत आम आ जाएगा दोस्तों, आम, नारंगी, संतरा, ये सभी जो है सत्य फल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में किसकी आयु निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु को निर्धारण करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। बताइएगा दोस्तों, चट्टान की आयु निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि। ठीक है, चट्टान की आयु निर्धारण करने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आता होगा, और अगर वीडियो में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम दिखे, किसी भी तरह का या कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारे से कमेंट से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा तत्व का उदाहरण नहीं है? बताइएगा दोस्तों, तो तत्व के अंतर्गत दो आते हैं, एक धातु आता है और एक अधातु आता है, गैस नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक पौधे को शक्ति प्रदान करता है? तो पौधे को शक्ति प्रदान करने वाला उत्तक स्क्लेरन कायमा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं दोस्तों, ग्रेन्योसाइट और एग्रोनुलोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? तो यह WBC का वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। WBC की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जीवन काल 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है। इसे लिक्योसाइड्स के नाम से जानते हैं। यह रोग प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, ये RBC की बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या है? इसे जो है इरिथ्रियोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इरिथ्रियोसाइट के नाम से। इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है लगभग में। ठीक है, यह कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करता है। किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम विधि का यानी किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायलिसिस रक्त के अतिरिक्त अवशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है। यह रक्त को फिल्टर करने की कृत्रिम प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए की जाती है। डायलिसिस मशीन कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं दोस्तों, अत्यंत संकीर्ण नालिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है क्या कहलाती है? तो उसे केशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशिकाएं मानव शरीर के सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जो धमनियां और शिराओं को जोड़ता है, जिसके माध्यम से तरल पदार्थ और गैसों को आसानी से आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नालिका रहित ग्रंथि है? तो नालिका रहित ग्रंथि के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह ग्रंथि जो है हार्मोन का स्राव करता है। हार्मोन का स्राव करता है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा और अधिवृक्क ग्रंथि। ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में आता है। ठीक है, यकृत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन रोगग्रस्त त्वचा इलाजों के लिए उपयोग में आता है? तो त्वचा के इलाजों में जो है एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक जो कि एक क्रीम होता है दोस्तों,
विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्राकृतिक उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है दोस्तों? शीशा और प्लस टीन के मिश्र धातु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करता है। माध्यम में ध्वनि की गति घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। तो बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? M इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम, तो 20 और त्वरण के मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने 4, 20 चौका कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं दोस्तों। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आंशिक आसवन के द्वारा जो है इसे प्राप्त करते हैं। अच्छा, आंशिक आसवन क्या है दोस्तों? तो आंशिक आसवन पृथक्करण की विधि है जहां घटकों के क्वथनांक में अंतर का उपयोग आसवन के माध्यम से तरल मिश्रण को घटक में अलग करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया हवा के द्रवीकरण से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा था? तो विद्रोही 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा था। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक क्या दोस्तों? तो प्रतीक था दोस्तों कमल और रोटी। कमल और रोटी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ जगह के नाम बोलते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि कहां कहां से कौन कौन जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। जैसे दिल्ली से बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली से कौन था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर यहाँ से जो है नेतृत्व कर रहा था। अगर कानपुर से बात करते हैं तो कानपुर से नाना साहेब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है, ये सभी जो है विद्रोह 1857 के कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार के समाचार पत्र थे? मिरातुल अखबार एक साप्ताहिक समाचार पत्र थे। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहे जाते हैं। इनके द्वारा 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था तथा मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1911 से लेकर के 1916 तक था। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द करके भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। यह घोषणा 1 अप्रैल 1912 को लागू कर दिया था दोस्तों। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो 1899 से लेकर के 1905 तक इसका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एक होगा दोस्तों ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन, और ब्रह्मा समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। तिब्बत पर तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हसबैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था? तो यंग हसबैंड अभियान दल जो है लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। अच्छा, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 तक था। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो 1848 से लेकर के 1856 तक जो है यह शासन किया था। इनके शासनकाल में राज्य हड़प नीति का प्रयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नाम था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक नाम एस्तादो द इंडिया था। इस कंपनी की स्थापना जो है 1498 में कोचीन में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कोचीन में। पुर्तगाली की बात करते हैं दोस्तों, तो पुर्तगाली भारत में आने वाला सबसे पहले और सबसे अंतिम में जाने वाला पुर्तगाली ही था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1600 में हुआ था। ठीक है, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। आजाद हिंद फौज का जो है सेनानायक बनाया गया था, तथा हरिपुरा अधिवेशन 1938 और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में यह कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुने गए थे। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन की बात करते हैं दोस्तों, यह भारत 1946 में आया था। 1946 में इस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव के लेकर के 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 30 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है आप लोग को, या फिर अगर अच्छे से कहीं और कुछ सुझाव देना है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, कोई भी सुझाव हो तो। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी थी। ठीक है, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी। अगर उत्तरापथ की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। और तोसली जो था कलिंग की राजधानी था। कलिंग की राजधानी तोसली। उज्जैन की बात करते हैं दोस्तों, तो अवंती की राजधानी उज्जैन था। अवंती की राजधानी। तो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैन था। अब प्राच्य या पूर्वी देश की राजधानी पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 31, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, वे कहां से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा दोस्तों। तो यह उत्तर मेरूर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मध्यकालीन संत तुलसीदास के द्वारा गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली, साहित्य रत्न जो है नहीं लिखा गया। साहित्य रत्न कोई किताब है ही नहीं, तो लिखा क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, कोल डेजर्ट जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? कोल डेजर्ट भारत के एचपी में यानी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। चेरनोबिल का जो घटना हुआ था दोस्तों 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पड़ोसी देश और उसके राजभाषा का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा दोस्तों?
मालदीव की भाषा जो है, मालदीव की राजभाषा घिबेही है। भूटान की जोगंखा, अफगानिस्तान की राजभाषा पश्तो, नेपाल का हिंदी नहीं होगा बल्कि नेपाली होता है, तो ठीक है, नेपाली याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में फॉग रॉक की गीतों की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो फॉग रॉक गीतों की रचना का श्रेय नवल किशोर सिंह को जाता है, नवल किशोर सिंह को। अगर भिखारी ठाकुर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 37, बिजाग पोर्ट कहाँ है? बिजाग पोर्ट की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बंदरगाह को बिजाग पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगर कर्नाटक में बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में न्यू मंगलूर बंदरगाह है, न्यू मंगलूर बंदरगाह है दोस्तों, याद रखिएगा। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बैरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम होता है? बैरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झरने से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे जो है यानी झेलम नदी को कश्मीर के जीवन रेखा के रूप में भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र से संबंधित नेतृत्वकर्ता का कौन सा मिलान गलत है? बरेली से खान बहादुर खान सही है, हरियाणा से राव तुलाराम, संभल से दिया हुआ है सुरेंद्र शाही, ग्वालियर से बेगम हजरतमल, ये गलत है दोस्तों। ग्वालियर से कौन था दोस्तों? ग्वालियर से नेतृत्वकर्ता के रूप में तात्या टोपे थे, तात्या टोपे नेतृत्व कर रहा था, टोपे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ के मल्हार की रचयिता तानसेन को मानते हैं, ठीक है। अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं दोस्तों, तो अमीर खुसरो एक तबला है दोस्तों, तबला और सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो को जानते हैं, ठीक है। तानसेन और बैजू बावरा की बात करते हैं दोनों, तो इन दोनों अकबर के दरबार में दरबारी था। खासकर तानसेन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 की ओर। मिर्च में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसीन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दूध का प्रोटीन है, दूध में मिलने वाले प्रोटीन है कैसीन। कैरोटीन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ मिलता है? गाजर में मिलता है कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर। दोस्तों इस बार दरोगा जितना संभव हो आप प्रयास कीजिएगा कि डबल स्टार लेके आए, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर कुछ भी नहीं है। अगला बार वैकेंसी आएगा इतना कि नहीं आएगा वो भी मालूम नहीं है। तो इस बार लास्ट चांस समझ करके जो है जितना हिम्मत है पूरी तरह से लगाइए और इस दरोगा का निकाल करके जो है अपना जीवन सुखी बनाइएगा। आइए दोस्तों, और इस वीडियो का पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कम से कम एक जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति और क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2020 में। गलत है दोस्तों, 2020 में नहीं बल्कि 2019 में होगा, 2019 में, ठीक है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास के द्वारा गीतावली, साहित्य लहरी और रामचरितमानस, एक विनय पत्रिका। इनमें से साहित्य लहरी का लेखक जो है तुलसीदास नहीं है। साहित्य लहरी का लेखक कौन है दोस्तों? साहित्य लहरी का लेखक सूरदास है, ठीक है, सूरदास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? तो एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर के द्वारा अलग किया जाता है। स्वेज नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है। इसका निर्माण
इसका निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था और 1869 में बन करके तैयार हो गया था। 1869 में ही यह व्यापार के आवागमन के लिए खोल भी दिया गया था। 1869, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया था। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी करता है, ठीक है, जिस कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी में काफी कम हो गई है। अगर कील नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो कील नहर जर्मनी में स्थित है, ठीक है, जर्मनी में। यह जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ता है, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ता है। अगर पनामा नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थे? अनवरत योजना की काल 1978 से लेकर के 80 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनवरत योजना की अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता गुनार मिल्टन ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दी थी। भारत ने इसको लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाला को जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कथा कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी का लेखक प्लिनी। ये गलत है दोस्तों। इस किताब का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है कि इसका लेखक कौन है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। भारत का भूगोल के लेखक टोलमी, सही है। गार्गी संहिता कात्यायन, चचनामा का लेखक अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 48, कथा सत्य कथन को चुनाव करो। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करता है। क्या सही है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है। गलत है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 गलत हो गया। 1, 2, 3 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालय के सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों, भारतीय हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8091 मीटर और धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 50, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी के रूप में कपिली हो जाएगा, मानस, तीस्ता। भवानी जो है भावनी और काबनी दोनों कावेरी के सहायक नदी है, कावेरी के सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ अन्य सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कपिली, मानस, तीस्ता, दिबांग, सियांग, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 52, रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका काला रंग ह्यूमरस और टेक्नीफेरस मैग्नीटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में खासकर कपास की खेती महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की ओर। 54 में क्या कह रहा है कि पंचायत चुनाव का निर्देशन कौन करता है? पंचायत चुनाव का निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 के द्वारा करता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है इसका निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत निहित है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची के तहत है। इसके तहत 3 सूची बनाया गया दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन सा है? समावर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत टोटल 100 विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय शामिल है और समावर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय। संघ सूची पर कानून केवल संघ बनाता है, राज्य सूची पर कानून केवल राज्य बनाएगा और समावर्ती सूची पर कानून संघ और राज्य मिल करके बनाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर।
आपातकाल लागू होने पर लोकसभा की अवधि कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद अनुच्छेद 352 के तहत होता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत में 3 बार लागू हो चुका है। 3 बार कौन कौन है दोस्तों? पहला तो 1962 है, दूसरा 1971 और तीसरा बार जो है 1975 में लगाया गया था। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 356 की बात करते हैं दोस्तों, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यह जो सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में 1951 में लगाया गया था। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात से संबंधित है, यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कभी भी हो सकता है। ठीक है, जब कोई सरकार भंग हो जाती है उस समय चुनाव होते हैं, उससे उपचुनाव करते हैं। इसका कोई निश्चित सीमा समय निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 11 के तहत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, लोक नियोजन में अवसर का भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोक नियोजन में अवसर का भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 16 के 2 के तहत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 में बताइएगा दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन, और 18 में उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 में प्रेस की आजादी। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? राष्ट्रपति कार्यकाल चुनावी तिथि से, परिणाम की तिथि से और शपथ ग्रहण के अगले दिन से। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकाल उस दिन से शुरू होता है जब वह संविधान द्वारा शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत, राष्ट्रपति के हरताएं का उल्लेख अनुच्छेद 58 के तहत, और इसका शपथ का वर्णन जो है अनुच्छेद 60 में निहित है। महाभियोग अनुच्छेद 61 और क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपसे आगे निवेदन करते हैं कि वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था। सही है। भारत ने दूसरी बार यह खिताब जीता। ये भी सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 63, 17वें पेरिस ओलंपिक खेलों के बारे में असत्य कथन को पहचाने। कहता इसका आयोजन अगस्त सितंबर 2024 में पेरिस में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कुल 12 खेल ने हिस्सा लिया था। ये भी सही है। 12 खेलों में हिस्सा। कहता है भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ये भी सही दोस्तों। अबनी लखेरा रजत पदक, ये गलत है दोस्तों। अबनी लखेरा जो है स्वर्ण पदक जीता है। अबनी लखेरा स्वर्ण पदक जीता है राइफल शूटिंग के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं। कहता छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। मुख्यालय बांग्लादेश का ढाका में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल 7 मेंबर है दोस्तों। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों
65 की ओर। कहता है बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो पर्यटक सूचना केंद्र की बात करते हैं तो यह वाराणसी में खोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार के पर्यटन सूचना केंद्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित इंपीरियल भवन में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निसार उपग्रह का संबंध में क्या असत्य है? कहता है यह पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह है। इसे नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे GSLV मार्क 2 F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रत्येक 15 दिनों में हाई रेजोल्यूशन डाटा को प्रदान करेगा। ये गलत है दोस्तों, 15 दिन नहीं होकर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 12 दिन में यह डाटा भेजेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। कोप 30 का आयोजन कहाँ किया जाना है? कोप 30 का आयोजन बेलेम में। बेलेम कहाँ स्थित है दोस्तों? बेलेम जो है ब्राजील में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता है बिथूट वन रोपण योजना केरल से संबंधित है। प्रतिज्ञा योजना की बात करते हैं तो बिहार से। सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से। और रायथू भरोसा योजना का संबंध किससे दोस्तों? तेलंगाना से है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कितने महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा? 8वां वेतन आयोग की बात करते हैं दोस्तों तो यह अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिला है। यह 18 महीनों में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इस आयोग का अध्यक्ष रंजना देसाई कर रहा है, रंजना देसाई। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2025 का SCO शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन जो कि चीन में स्थित है संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, भाला फेंक F-64 प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पुरुषों के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में सुमित आंतिल बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में टाटा मोटर्स का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स का MD और CEO के रूप में शैलेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं दोस्तों। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां खेला गया? एशिया कप 2025 का फाइनल मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 74, किसने 7वां सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे 75 की ओर। हाल ही में किसे UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार दिया गया था? अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो जिनाली मोदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धराडो गांव किस राज्य से संबंधित है? धराडो गांव की बात करते हैं तो यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत गुजरात के धराडो गांव को सौर ऊर्जा का दर्जा प्रदान किया गया। यह मान्यता पूर्व में 3 राज्यों को और भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, 67वां ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय कार्टर को दिया गया है। काउबॉय कार्टर को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, मई 2025 में आए शक्ति चक्रवात, ठीक है। मई 2025 में आए शक्ति चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो शक्ति चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया है, ठीक है। कुछ चक्रवात के नाम देखते हैं दोस्तों और उसका नामकरण। जैसे मोथा चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है, थाईलैंड ने किया है। दाना चक्रवात का नामकरण कतर ने किया है, ठीक है। दितवा चक्रवात जो कि हाल फिलहाल में आया है दोस्तों, दितवा चक्रवात, ठीक है, यह नवंबर 2025 में आया है। इसका नामकरण यमन ने किया है, दितवा चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 79, किस टीम द्वारा भारत का पहला T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत गया है? तो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन बिंझिनजम में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन भी हम पूरी तरह से दे देते हैं PDF में, तो आप वहां से देख करके या फिर बन जाए तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह प्रॉब्लम हो कि इसी में सोल्यूशन कीजिए तो हम इसी में सोल्यूशन भी कर देंगे, बट कॉमेंट कीजिएगा तो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, इधर मैथ रीजनिंग है, यहां से आइए।
क्वेश्चन नंबर 93 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है इनमें से किस शब्द का व्यंजन संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है, सॉरी, दिग्दर्शन, दिग्विजय, बागीसा, इन सभी में जो है व्यंजन संधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, चेंज द नरेशन, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कहता है सी सेड मी, आई थॉट, आई हियर्ड यू कमिंग डाउन द स्टार्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी टोल्ड मी दैट सी टाउट, सी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन स्टार्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस। कहता है वे सब जो है अपने काम में व्यस्त है, इसको ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। तो ट्रांसलेशन की जगह दे विल ऑल बी बिजी विथ देयर ऑन वर्क। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? किसी देश का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को एक क्रेताधिकार कहते हैं। एक क्रेताधिकार। मजदूर को वास्तविक आय का मापदंड क्या है? मजदूर का वास्तविक आय का मापदंड एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्व, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? औसत राजस्व का अर्थ बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक लगान से क्या आशय है? आर्थिक लगान से आशय है कि श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। बस आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।